दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। मित्रों, प्रस्तुत निबंध जुलाई 1981 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पंडित बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों में गिने जाते हैं। मित्रों, विवेच्य निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इस प्रकार के निबंधों की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसमें साहित्यिक परंपरा में आए बदलावों की व्याख्या की गई है। मित्रों, भारतेंदु युग के साहित्यकार अपने समय के समाज के प्रति जागरूक थे, इसलिए ब्रिटिश शासन की उपस्थिति और भारतीय समाज की दशा पर उनकी लेखनी चली। यह सही है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात के इस दौर में पूर्ण आजादी या पूर्ण स्वराज्य जैसे स्वर नहीं सुनाई दे रहे थे, किंतु इस समय के विचारक और जागरूक लेखक एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, और वह था एक राष्ट्र के बतौर आत्म को पहचानना, भारत की वर्तमान दशा के कारणों की पहचान, अतीत के गौरव की पुनः प्रतिष्ठा, सामाजिक कुरीतियों तथा समाज की एकता में बाधक तत्वों पर प्रहार करना आदि इस युग के भारतीय साहित्य का एक प्रमुख लक्षण है। हिंदी क्षेत्र में नवजागरण का यह कार्य भारतेंदु की अगुवाई में संपन्न हुआ, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगन मोहन सिंह आदि अनेक साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया। तत्व की पहचान करने का कार्य भाषा, साहित्य एवं समाज की सशक्त परंपराओं को पहचानने और उन्हें एक राष्ट्रीय गौरव के रूप में सामने लाने के प्रयासों पर आधारित था। समाज में व्याप्त बुराइयों व कमजोरी पैदा करने वाले तत्वों पर प्रहार करने की यह प्रक्रिया साहित्य को भी अपना लक्ष्य बनाने लगी। साहित्य को देखने व समझने के प्रति भी लेखकों के नजरिए में पहले की तुलना में क्रांतिकारी बदलाव आया। अब साहित्य समाज के परिष्कार का माध्यम भी बना और लक्ष्य भी। इसका प्रमुख कारण था नवीन गद्य विधाओं, निबंध, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण, समालोचना आदि की पाठकों को प्रभावित कर सकने की क्षमता को पहचानना। मित्रों, बालकृष्ण भट्ट ने ही नहीं बल्कि अनेक साहित्यकारों ने नवजागरण काल और उसके बाद भी जाति और जातीयता शब्दों का प्रयोग किया है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है नामक इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने जातीयता शब्द कई बार प्रयोग किया है। इसलिए निबंध पर आगे बढ़ने से पहले आइए इन शब्दों के प्रयोग और इसकी अवधारणा पर विचार करें। मित्रों, हिंदी नवजागरण काल में और उसके बाद भी जाति शब्द का प्रयोग होता रहा। भारतेंदु युग के लेखकों ने जाति शब्द को पहचान अर्थात अस्मिता के अर्थ में अलग अलग ढंग से प्रयोग किया है। तापनारायण मिश्र अपने निबंध ब्राह्मण में लिखते हैं, ब्राह्मण व क्षत्रिय का लड़का चाहे कितना बिगड़ जाए, पर नशा वही खाता पीता था जो उसकी जाति में चला आया हो। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप में लिखते हैं, उन निर्दोष अबलाओं का कुछ अपराध है नहीं, इसमें दोष आरंभ से पुरुष जाति का है। हिंदी प्रदीप में ही जून 1894 में बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं, पर ऐसा धर्म जैसा हमारे हिंदू जाति के लोगों में प्रचार पा रहा केवल घिन और ऊब पैदा करता है। भारतेंदु ग्रंथावली के तीसरे भाग में लिखा गया है, बल्लमीपुर को किसी असभ्य जाति ने नाश किया, इसका निर्णय भली भांति नहीं होता। ऐसे उदाहरणों की संख्या और भी लंबी हो सकती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जाति शब्द कितने अर्थों में प्रयुक्त होकर नए भाव बोध का निर्माण करता है। ज्ञानेंद्र मोहन दास ने जाति शब्द से ध्वनित होने वाले अर्थ का आधार स्पष्ट करते हुए दिखाया है कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जाति जन्म या उद्भव के संदर्भ में, जैसे जन्म से मुसलमान, जन्म से वैष्णव, जन्म से भिखारी। दूसरा, जीवित प्राणियों के वर्ग के संदर्भ में, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति। तीसरा, गुण और कर्म पर आधारित वर्ग विभाजन, जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था का संदर्भ दिया जा सकता है, जैसे ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति आदि। वंश, गोत्र और कुल जैसा, जैसे आर्य जाति, सामी जाति आदि। इसी प्रकार पांचवा, मनुष्य के उस समूह के लिए जो किसी देश या क्षेत्र के राज्य के प्रति या उसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति निष्ठावान है। राष्ट्र नस्ल, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगाली, पंजाबी आदि। तो मित्रों, जाति शब्द का अर्थ एक ढंग से बहुत सीधा और आसान सा दिखने लगता है, वह है एक प्रकार का समुदाय। जाति की उपरोक्त अर्थ ध्वनियां यह दर्शाती है कि मनुष्य किस तरीके से
एक से अधिक जातीय समूह से जुड़ा रह सकता है। जाति शब्द के अर्थ की पहचान निश्चित तौर पर उसके संदर्भ से तय होती है। मित्रों, राष्ट्रीय के अर्थ में जातीय या जातीयता शब्द हिंदी में बंगाली भाषा के प्रभाव से प्रयोग किया जाने लगा। यह शब्द बंगाली भाषा से हिंदी में आए। मित्रों, नवजागरण काल में साहित्य के प्रति उभरे नवीन दृष्टिकोण ने यह आवश्यक कर दिया कि अतीत के गौरव के रूप में साहित्य की उन्नत परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा की जाए। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहते हुए इसे जनता के भावों की अभिव्यक्ति बताया। उनका मानना था कि जैसे कोई भी मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार शोक संकुल क्रोध से उद्दीप्त या चिंतामग्न रहता है, तो हाव भाव भी मलिन या उदासीनता को प्रकट करने वाले होते हैं। जब वह सुख या आनंद में डूबा रहता है, तब उसकी हंसी, चुस्ती, नृत्य आदि की भंगिमाएं उसके भावों को प्रकट करती है। साहित्य को भावों की अभिव्यक्ति करने वाला सामाजिक क्रम मानने की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि किसी मनुष्य की परिस्थिति जन्य भाव अभिव्यक्ति की तरह साहित्य समाज के भावों को प्रकट करता है। आइए मित्रों, चलते हैं बालकृष्ण भट्ट के आज के आलोच्य निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। भट्ट जी लिखते हैं कि देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुत रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता रहता है, अर्थात एकाग्र नहीं रहता, तब उसकी मुखद छवि तमसाच्छन्न अर्थात अंधकार से ढकी हुई, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, वह भी या तो फुटही ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। वहीं जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित कमल के समान, प्रस्फुटित नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिरहरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत्त कोकिला के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। बसंत मदमत्त कोकिला अर्थात बसंत के मौसम में जिस प्रकार कोयल के कंठ से जो स्वर निकलता है वह अत्यधिक मीठा लगता है और मन को भाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य का चित्त आनंद से युक्त होता है तो उसके मुख से भी वैसी ही ध्वनि निकलती है। मनुष्य के संबंध में इस अनुलंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी तो क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक और परिताप जनित हृदय विदारी करुणा निस्वन, कभी को वीरता गर्व में बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उन्मेष से चित्त की द्रवता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा जाता है। मित्रों, साहित्य के द्वारा देश के समाज भावों की व्यक्त करना उसे इतिहास से बेहतर उपादान बना देती है, क्योंकि साहित्य में समाज के मन को उद्दीप्त करने वाली सामाजिक घटनाओं का जिक्र तो होता ही है, उससे अधिक वह समाज के भावों को प्रकट करने में भी सक्षम होता है। जहां तक इतिहास की बात है, वह केवल बाहरी घटनाओं तक ही सीमित रहता है। इतिहास समाज के चित्त की झांकी नहीं दिखा पाता है। इसी दृष्टि से साहित्य और इतिहास के अंतर को स्पष्ट करते हुए बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, इसलिए साहित्य यदि जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव अर्थात भीतरी भाव भी हमें परिस्फुट हो सकते हैं, हमें ज्ञात हो सकते हैं। मित्रों, बालकृष्ण भट्ट ये मानते हैं कि किसी भी देश के मनुष्यों के हृदय को जानने का श्रेष्ठ माध्यम जो है वह उसका साहित्य है। किसी समय किसी समाज के भावों को जानना हो तो उस काल के साहित्य की समालोचना से यह संभव है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई साहित्य की इस धारणा में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि साहित्य किसी भी एक निश्चित काल में समाज के चित्त का परिचय देता है, और दूसरा, इस धारणा में यह भी निहित है कि एक काल की अपेक्षा दूसरे काल में चित्त की अवस्था अर्थात भावों में होने वाले परिवर्तन भी साहित्य के माध्यम से जाने जा सकते हैं। इस अर्थ में साहित्य चित्त का चित्रपट होते हुए भी कोई स्थिर तत्व नहीं है,
बल्कि यहाँ साहित्य को गतिशील माना गया है और इसीलिए बालकृष्ण भट्ट साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास मानते हैं। भट्ट जी इस निबंध में साहित्य की परिभाषा देने मात्र तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वे भारतीय साहित्य की विवेचना करते हैं। वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के तत्कालीन भाषा साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा के माध्यम से वे भारतीय समाज की विकास यात्रा पर एक निगाह डालते हैं। इस दौरान भट्ट जी यह भी स्पष्ट करते जाते हैं कि किस काल के साहित्य से हमें समाज के किस मनुष्य का भाव पता चलता है, समाज में किसी समय विशेष किस प्रकार के नैतिक गुणों का आविर्भाव हुआ। इस दृष्टि से देखें तो भट्ट जी साहित्य की अपनी धारणा को व्यावहारिक तौर पर अपने युग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं और आवश्यक कार्य था अपने समाज को, स्वयं को एक राष्ट्र समूह के रूप में जानना, समाज में व्याप्त बुराइयों को चिन्हित करना। आगे भट्ट जी प्राचीन भारतीय साहित्य वेद की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी, बालकों के समान, जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। वेद जिन महापुरुषों के उदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। न कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार ये लोग कामिनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार प्रमत्त हुए थे। मित्रों, विभ्रम विलास अर्थात अंगों और उपांगों से युवावस्था के कारण फूट पड़ने वाली चेष्टाएं, जिनमें कटाक्ष, भुजक्षेप आदि सम्मिलित हैं, और लावण्य लीला लहरी में गोते लगाना अर्थात सौंदर्य में डूब जाना। मित्रों, भट्ट जी के अनुसार यह समय आर्यों की शैशवावस्था का था, इसलिए उनका साहित्य भी सरल और निष्कपट दिखाई देता है। भट्ट जी कहते हैं कि प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजेय शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा ये अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग कूजन अर्थात वन में रहने वाले पक्षियों के कूजन के समान कलकल रव से प्रकृति प्रभात वंदना का साम गाने लगे। जलभार नत अर्थात जल के भार से झुके हुए श्यामल मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र हो, पुलकित शरीर हो, कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्तोत्र का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसको शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। वे ही सब ऋक और साम की पावन ऋचाएं हो गई। और ऋक और साम अर्थात ऋग्वेद और सामवेद, और ऋचाएं अर्थात पद्य में रचे हुए वेद मंत्र। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ न था, इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन नहीं हुआ था। नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रंथित समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी सही, पर सबका निर्वाह अच्छी तरह होता जाता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था। आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट का कुटिल बर्ताव न था। इसलिए उस समय के उनके साहित्य वेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपट वृत्ति, बनावट और चुनाचुनी ने स्थान नहीं पाया। उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोंटने वाला न था। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्म ध्वजियों के समान दाम्भिक बन महाव्याधि सदृश लोगों के लिए गलग्रह न थे। मित्रों, धर्म ध्वजी अर्थात धर्म का आडंबर करने वाले आडंबरी, पाखंडी, अंधविश्वासी लोग, जो धर्म का ढोंग रचकर स्वार्थ सिद्ध करने वाले होते हैं। और गलग्रह अर्थात ऐसी विपत्ति जो कठिनाई से टले अथवा गला पकड़ ले। मित्रों, गलग्रह गले में कफ की अधिकता से होने वाले रोग को भी कहते हैं। सिधाई, भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा है। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमार गति बालक को अपने गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला न बने, उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है।
हम भी कहते हैं। जो सुकुमार चित्त वेदभाषी इन आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालकों के समान सरलमति न हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अति दुष्कर है। मित्रों, भट्ट जी आगे कहते हैं कि इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो भाव उदय हुए थे, वे ही सब एक नए प्रकार के साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाए। जब इन आर्यों का समाज अधिक बढ़ा और लोगों की रीति नीति और बर्ताव में विभिन्नता होती गई, तब सबों को एकता के सूत्र में बद्ध रखने के लिए और अपने अपने गुण कर्म से लोग चल विचल हो सामाजिक नियमों को जिसमें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, इसलिए स्मृतियों के साहित्य का जन्म हुआ। मनु, अत्रि, हारीत, याज्ञवल्क्य आदि ने अपने अपने नाम की संहिता बना विविध प्रकार के राजनैतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया। इन्हीं के समकालीन गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि हुए, जिन्होंने अपने अपने सोचने का परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उनमें होता गया, परंतु नित्य नित्य उनकी भाषा अधिक अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई, तथापि इनकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती है। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। अब से संस्कृत के दो खंड होते चले, जो वेद तथा लोक के नाम से कहे जाते हैं। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम दे रहे हैं और जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निरख अच्छी तरह से की गई है। और इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी, जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई जाती थी। मित्रों, भट्ट जी मानते हैं कि सामाजिक राजनीतिक जटिलताएं बाद में बढ़ती गई, इसलिए परस्पर सहानुभूति और एकता का तत्व भी घटता चला गया। पहले के बालकों का सा सरल व्यवहार बाद में कुटिलता में तब्दील हो गया। इस संदर्भ में वे बाद के साहित्य रामायण तथा महाभारत दोनों के समयों में भी अंतर पाते हैं। भट्ट जी दर्शाते हैं कि रामायण के समय की तुलना में महाभारत का समय अधिक राजनीतिक कुटिलता और स्वार्थ भाव से परिपूर्ण रहा। भट्ट जी के अनुसार यह काल परिवर्तन के साथ साथ नैतिक मूल्यों में आई गिरावट का ही प्रमाण है। भट्ट जी कहते हैं कि वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन था। प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन अर्थात ऐसा यौवन जो वियोग आदि की अवस्था में प्रेम की वेदना या चिंता के कारण गहरी सांस में डूब जाता था। किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो वार्धक्य भाव को पहुंच गई थी। वार्धक्य भाव अर्थात वृद्धावस्था। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुलावतंस अर्थात रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र थे और भारत के प्रधान पुरुष अर्थात महाभारत के प्रधान पुरुष बुद्धि की तीक्ष्णता के रूप कूट युद्ध विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में इतना अंतर हो गया था कि रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे, यह समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर अर्थात पराजित कर समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर आप आनंद निर्भर चित्त हो सहस्त्रीक वनवासी हुए। वहीं महाभारत में दो दायाद भाई, मित्रों दायाद उसे कहते हैं जो दाय अर्थात दान का उत्तराधिकारी हो, अधिकारी हो। तो महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने पर सन्नद्ध हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए, इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम न देंगे। सुचग्रम नेवदाश्यामी बिना युद्धेन केशव। परिणाम में एक भाई दूसरे पर जय लाभ कर तथा जंघा में गदाघात और मस्तक पर पदाघात से उसे वध कर भाई के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो सुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ और दान में प्रवृत्त हुआ। रामायण और महाभारत के आचार्य क्रम से कविकुल गुरु वाल्मीकि और व्यास थे। पृथ्वी के और देशों में इनके समान या इनसे बढ़कर कवि नहीं हुए, ऐसा नहीं है। यूनान देश में होमर, रोम देश में वर्जिल, इटली में डेंटी, इंग्लैंड में चौसर,
और मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे। परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ने पाए, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष दर्प की मानव सजीव प्रतिकृति थे। वे प्रीति और संभाव से महानीच जाति चांडाल तक को गले से लगाते थे। उन्होंने लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को भी कभी तृण के बराबर भी नहीं समझा। स्वर्ण मंडित सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी उन्हें एक सी सुखकारी हुई। उनके स्मित पूर्वाभिभाषित्व और उनकी बोलचाल की मुख माधुरी पर मोहित हो दंडकारण्य की असभ्य जाति ने भी अपने को उनका दास माना। मित्रों, स्मित पूर्वाभिभाषित्व अर्थात उनके मंद मंद मुस्कान युक्त मुख की आभा और उनकी बोलचाल की मुख माधुरी पर मोहित होकर दंडकारण्य की असभ्य जाति ने भी अपने को उनका दास माना। आहा, धन्य श्री रामचंद्र का अलौकिक महात्म्य, धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी, जिसमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए। आगे भट्ट जी कहते हैं कि काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है, अपने साथ ही साथ मानुषी प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा कर देता है। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझ अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया अर्थात जिन्हें दूर रखा था, वे ही सब व्यास के समय गुण हो गई, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहां तक हो सके न जाने पावे। भारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है। शत्रु संहार और निज कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए हैं और राजनीति की काट ब्योंत जैसी जैसी दिखाई है, उसे सुन विस्मार्क सरीखे इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राजपुरुषों की अकिल भी चरने चली जाती होगी। तो काट ब्योंत अर्थात काट छांट या तरीका, भट्ट जी कहते हैं कि इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहां तक उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय सब खुल गई। अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं, विस्तार भय से नहीं लिखते। मित्रों, इसके बाद भट्ट जी मानते हैं कि भारत की दशा कुछ और ही हो गई। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का फैलाव होता गया, इसका वेद विरोधी स्वर भी संस्कृत से भिन्न भाषा प्राकृत में जोर पकड़ता गया। जैन और बौद्ध ग्रंथों ने प्राकृत को वेद की भाषा के समान पवित्र बना दिया। अब संस्कृत साहित्य की भाषा तो रही, किंतु धीरे धीरे वह लोक से दूर होती गई। भट्ट जी कहते हैं कि महाभारत के उपरांत भारत और का और ही हो गया। इसकी दशा के परिवर्तन के साथ ही इसके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। उपरांत बौद्धों का जोर हुआ। ये सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। वेद की भाषा संस्कृत थी, इसलिए इन्होंने संस्कृत को बिगाड़ प्राकृत भाषा जारी की। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा न रही। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसके अर्थ ही यह है कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा प्राकृत और उत्तम पात्र ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत रखी गई है। कुछ काल उपरांत यह भाषा भी बहुत उन्नति को पहुंची। तोरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची आदि इसके अनेक भेद हैं। इसमें भी बहुत से साहित्य के ग्रंथ बने। गुणाढ्य कवि का आर्यावर्ध लक्ष्य श्लोक का ग्रंथ बृहद कथा प्राकृत ही में है। सिवाय इसके शालिवाहन, सप्तशती आदि कई एक उत्तम प्राकृत के ग्रंथ और भी मिलते हैं। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति की गई। जैनियों के सब ग्रंथ प्राकृत ही में है। उनके स्तोत्र पाठ आदि भी सब इसी में है। इससे मालूम होता है कि प्राकृत किसी समय वेद की भाषा के समान पवित्र समझी गई थी। संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रह गई थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से एक बढ़कर बनते गए और साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की उक्ति युक्ति से मुकाबिले
वेद के भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। कालिदास की एक एक उपमा पर और भवभूति, भारवी, श्रीहर्ष, बाण की एक एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा सूक्त, जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई है, न्यौछावर है। संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्त्यन पीरियड कहलाता है। मित्रों, अगस्त्यन पीरियड ब्रिटिश साहित्य की 18वीं सदी की आरंभिक अवधि का साहित्य है। भट्ट जी कहते हैं कि संस्कृत साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्त्यन पीरियड कहलाता है, अर्थात उस समय संस्कृत जहां तक उसके लिए परिष्कृत होना संभव था, अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच गई थी। यद्यपि भारवी, माघ, मयूर प्रभृति कई एक उत्तम कवि धाराधिपति भोजराज के समय तक और उनके उपरांत भी जगन्नाथ पंडित राज तक बराबर होते ही गए, किंतु संस्कृत की परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहां तक कविता की उन्नति का था कि एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को देते थे। वेद का साहित्य उस समय यहां तक दब गया था कि छांदस मूर्ख की एक पदवी रखी गई थी। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाले छांदस कहलाते थे और वे अब तक भी निरे मूर्ख होते आए हैं। भट्ट जी मानते हैं कि बौद्धों के पश्चात पुराण साहित्य का युग आया, जिसकी नीतियां आज तक हमारे समाज में प्रचलित हैं। भट्ट जी इस पौराणिक रचना काल को ही अपने समय में व्याप्त अनेक कुरीतियों और एकता के विध्वंस के रूप में चिन्हित करते हैं। उन्हें इस बात से परेशानी होती है कि इस पुराण साहित्य ने शुद्ध वैदिक रीति को क्षति पहुंचाई है। भट्ट जी मानते हैं कि वैदिक समय में हमारे समाज में जातीयता का भाव था, जिसे पुराणों ने नष्ट कर दिया। वे लिखते हैं, बौद्धों के उच्छेद के उपरांत एक जमाना पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में हुआ। उस समय बहुत से पुराण, उपपुराण और संहिता 2 ही 400 वर्ष के हेर फेर में रची गई। अब हम लोगों में जो धर्म शिक्षा, समाज शिक्षा और रीति नीति प्रचलित है, वह सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं है। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को स्मार्ट मानते हैं। उनमें तो अलबत्ता अधिकांश वेदोक्त कर्म का यथकिंचित प्रचार पाया जाता है, तो भी केवल नाम मात्र को। पुराण उसमें भी बीच बीच आ घुसा है। हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हजार हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं, सब पुराण ही की कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। पुराणों के साहित्य के प्रचार से एक बड़ा लाभ भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीतियों और रस्मों को, जिनके नाम लेने से भी हम घिना उठते हैं, और उन सब महाघोर हिंसाओं को, जिनके सबब से अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विकी धर्म को विशेष स्थापित किया। अनेक मत मतांतरों का प्रचार भी पुराणों ही की करतूत है। पुराण वाले तो पंचायतन पूजन ही तक से संतोष करके रह गए। मित्रों, सनातन धर्म में गणेश, शिव, विष्णु, दुर्गा और सूर्य आदि पंच देवताओं के पूजन को श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ उसी पंचायतन पूजन की बात हो रही है। पुराण वाले तो पंचायतन पूजन ही तक से संतोष करके रह गए। तंत्रों ने बड़ा संहार किया। उन्होंने अनेक क्षुद्र देवता, भैरव, काली, डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। मद्यमांस के प्रचार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझकर उठा दिया था, तांत्रिकों ने फिर बहाल किया। पर बलबीरी की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर भी वंचित ही रहे। निस्संदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द न डूबता। वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र मंत्र अति निषिद्ध है। ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्द पतित हो सकता है। यह जो किसी स्मृतिकार का मत है, हमें भी कुछ कुछ संयुक्तिक मालूम होता है। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्ट किया गया है। मित्रों, स्पष्ट है कि जिस प्राचीन वैदिक साहित्य को भट्ट जी उदार और समान भाव वाला मानते हैं, उसे ही नहीं बल्कि जातीयता के भाव को नष्ट करने का दोषी भी वे पुराणों को ही मानते हैं। उनकी नजर में तंत्रवाद और पुराणों ने एकता के सूत्र को छिन्न भिन्न कर दिया। अनेक मत मतांतरों का जन्म और भिन्न भिन्न रीतियां इनसे उत्पन्न हो गई। आगे भट्ट जी कहते हैं कि हम ऊपर लिख आए हैं कि हिंदू जाति में
कौमियत के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ और तंत्रों ने उसे बहुत ही पुष्ट किया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक जुदे जुदे फिरके हो गए। फिरके अर्थात भाग, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुंह देखने के रवादार न हुए। मित्रों, रवादार अर्थात इतने भी उदार चित्त न हुए, इतने भी सहनशील न हुए कि एक दूसरे का मुंह देख सके। तब परस्पर का एका और सहानुभूति कहाँ रही? जब समस्त हिंदू जाति ही एक वैदिक संप्रदाय न रही, तो वही मसल चरितार्थ हुई कि एक नारी जब दो से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। ये टुकड़े जितना वैष्णवों में अधिक हैं, उतना शैव शाक्तों में नहीं, और आपस में एक दूसरे के साथ मेल और खान पान जितना कम इनमें है, उतना औरों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं, कृष्ण के उपासक रामोपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते। कृष्णोपासकों में भी सत्यानासीन अनन्या ऐसी आड़े आई है कि यह इनके आपस ही में बड़ा खटपट लगाए रहती है। मित्रों, भट्ट जी द्वारा किया गया विवेचन हिंदू जाति में व्याप्त कमियों और विभिन्न मतों के कारणों को दर्शाता है। दरअसल नवजागरण काल के संदर्भ में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि स्वयं को राष्ट्रीय या जातीय समूह के रूप में पहचानने की यह प्रक्रिया राष्ट्र के अंग्रेजी अथवा यूरोपियन मॉडल पर ही आधारित थी। मित्रों, एक नस्ल, एक धर्म, एक भाषा वाला यह राष्ट्र का मॉडल एक आदर्श रूप प्रतीत होता था। इसलिए अनेक चिंतकों ने अपने अपने समुदाय को इसका आधार भी बनाया। धर्म भी अस्मिता का एक रूप था जो एकता को दर्शाता था। इसलिए आरंभिक दौर में अपने अपने धर्म के माध्यम से समाज सुधार का भाव अधिक दिखाई देता है। इसे इस काल की सीमा भी कहा जा सकता है कि हिंदू व मुस्लिम दोनों प्रकार के धर्म सुधार आंदोलन में दिखाई देते हैं, जिन्होंने आगे चलकर एक राजनीतिक रूप भी ले लिया। आगे भट्ट जी लिखते हैं कि प्राकृत के उपरांत हमारे देश के साहित्य के दो नमूने और मिलते हैं, एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रासो। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर कुछ थोड़ा सा रस है भी, पर पृथ्वीराज रासो में तारीफ के लायक कौन सी बात है, यह हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रासो से लगता है। मत मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदी जुदी भाषा हो गई। इन एक देशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। मराठी महाकठोर और कर्णकटु तथा पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। अब अपनी हिंदी की ओर आइए। इसमें संदेह नहीं, विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, बेसवारे की अर्थात अवधी तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई एक अवान्तर भेद हैं। ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है, वह बुंदेलखंड की बोली है। इसमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली होती है, भिन्न रुचिर ही लोक है। हमें बेसवारे की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत बढ़ा हुआ है तथा संस्कृत से कुछ ही न्यून है, किंतु गद्य रचना प्रोज हिंदी का बहुत ही कम और पोच है। मित्रों, पोच अर्थात तुच्छ, निकृष्ट अथवा नीच। सिवाय एक प्रेम सागर सी दरिद्र रचना के इसमें और कुछ हुई नहीं जिसे हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करते। दूसरे, उर्दू इसकी ऐसी रेड मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं। प्रसंग प्राप्त अब हमें यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु यह विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला हो गया। इससे इसे यहीं समाप्त करते हैं। उर्दू की समालोचना फिर कभी करेंगे। मित्रों, भाषा के संबंध में बालकृष्ण भट्ट साहित्य के बदलते स्वरूप की चर्चा के साथ साथ ही करते चलते हैं। वे ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, बेसवारी की बोली तथा भोजपुरी को हिंदी भाषा के अवान्तर मद मानते हैं। नवजागरण का काल हिंदी भाषा के स्वरूप निर्धारण का काल भी है।
इस दौर के गद्य में हिंदी की कई शैलियां दिखाई देती हैं, जिनमें उर्दू के साथ साथ क्षेत्रीयता का रंग भी चढ़ा दिखाई देता है। काव्य की भाषा अब तक कमोबेश ब्रज ही थी, इसलिए हिंदी के साहित्यकार जहां उर्दू से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं उसके स्वरूप को लेकर उसे अपने ही अवान्तर भेदों से भी चुनौतियां मिल रही थी। प्रसिद्ध ब्रजभाषा बनाम हिंदी विवाद तो काफी लंबा चला। इसी से अपना मत व्यक्त करते हुए भट्ट जी ने कहा कि ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। भट्ट जी ही नहीं, बल्कि कई गद्य रचनाकार ब्रजभाषा के प्रति यही दृष्टिकोण रखते थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि ब्रजभाषा को वे नवीन विचारों व औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रचार करने में सक्षम नहीं समझते थे। इसलिए युगीन बोलचाल के लहजे में कहा गया भाषा में जनानापन या मर्दानापन उन्हें दिखाई देता था। तो मित्रों, यह था बालकृष्ण भट्ट का निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।